बिजोलिया किसान आंदोलन। जी हाँ दोस्तों, आज हम उसी किसान आंदोलन की बात करने वाले हैं जो संपूर्ण भारत का एकमात्र अहिंसक प्रथम आंदोलन रहा है। और ये वही आंदोलन है जो भारत का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन 44 वर्ष तक लगभग ये चला था। इसी आंदोलन के बारे में आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किसानों ने आखिरकार आंदोलन क्यों किया, उन्हें आंदोलन करने की नौबत क्यों आ गई। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये उसी रियासत के अंदर आता है, मेवाड़ रियासत के अंदर, जहां पर महाराणा प्रताप जैसे, महाराणा सांगा जैसे वीर योद्धाओं ने जन्म लिया था। और जब भी उनके ऊपर कोई भी संकट आता था तो वहां की प्रजा है जो उनके कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ चलती थी। और आज वहीं पर उसी प्रजा ने अपने शासकों के विरुद्ध है जो आंदोलन शुरू कर दिए। तो क्या कारण रहा है इसका, तो चलिए इस क्लास में हम पूरी बात करने वाले हैं। मैं हूं नरेश कुमार और आवर स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, किसानों को है जो आंदोलन करने की नौबत क्यों आई है, इसकी बात हम सबसे पहले कर लेते हैं। किसानों ने अगर आंदोलन किया है तो आप सभी समझ सकते हैं कि उनकी आजीविका का साधन है, भूमि है, जमीन है, उससे रिलेटेड उनका आंदोलन होगा। और यहीं पर वही बात है, उनकी भूमि से रिलेटेड उनका आंदोलन था। तो देखिए, भूमि की अगर बात करें तो भूमि दो प्रकार की होती है। पहली भूमि होती है पट्टेवार भूमि, दूसरी भूमि होती है खालसा भूमि। अब देखिए, पट्टेवार भूमि कौन सी होती है, जो किसानों की जहां पर उनका अधिकार होता है, रजिस्ट्रीकरण होता है, वो उनकी पट्टेवार भूमि हो गई। अब खालसा भूमि क्या होता है, तो खालसा भूमि वो होती है जो दोस्तों सरकार के अंडर में होती है, सरकारी जमीन को कहा जाता है खालसा भूमि। तो देखिए, सरकारी जमीन तो सरकार की होती थी, या फिर उस समय की अगर हम बात करें तो वहां के शासकों की होती थी। अब पट्टेवार भूमि की बात करें तो वहां पर किसान है जो अपनी खेती करके आजीविका का एकमात्र वो साधन था, अपना जीवन यापन करते थे। तो उसी पट्टेवार भूमि में उनकी जितनी पैदावार होती थी दोस्तों, वहां पर उनका 50% उनके ऊपर कर लगाया गया था कि आपकी जितनी भी फसल होती है, जितना भी उत्पादन होता है, उसका 50% हिस्सा है जो वहां के शासक को देना पड़ता था। अब आप समझ गए होंगे। और इसी 50% हिस्से के अलावा दोस्तों बिजोलिया किसानों के ऊपर है जो 84 प्रकार के उनके ऊपर कर थोपे गए थे। और इन्हीं करों से परेशान होकर वहां के किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब वहां के उन करों के बारे में हम बात कर लेते हैं। लाग बाग कर उनसे वसूला जाता था। अब देखिए, लाग बाग जो कर होता है वो क्या होता है, कभी कभी सीधे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि लाग बाग कर क्या होता है, बताओ। तो लाग बाग दोस्तों एक आपका कर का ही प्रकार है जहां पर अलग अलग के उनके ऊपर कर लगाए जाते थे। अब कुछ करों के बारे में हम बात कर लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है कि बिजोलिया के किसानों पर 84 प्रकार के लाग बाग कर लगाए गए थे। तो उनमें से कुछ एक की हम यहां पर बात करने वाले हैं, जिन्हें आप देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि बिल्कुल अगर किसान वहां पर आंदोलन नहीं करते तो और क्या करते। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ा कर वहां पर उनको जो परेशान करने वाला था वो कर है आपका लाटा कुत्ता कर। तो ये लाटा कुत्ता कर क्या होता है, देखिए दोस्तों, लाटा से आप समझ सकते हैं कि लेटी हुई, और लेटी हुई जो फसल होती थी, कटाई के बाद जो फसल का वहां पर कर लगाया जाता था किसानों पर, वहां के शासक के द्वारा, वहां के ठिकानेदार के द्वारा, तो उसे कहा जाता था लाटा कर। और उसी के साथ दोस्तों आपका कुंता कर भी लगाया जाता था। तो कुंता कर क्या होता है, देखिए, किसान ने अगर अपनी खेत की बुआई कर दी और वहां पर फसल है जो लहराने लग गई, तो उस खड़ी हुई फसल पर भी किसानों को कर देना होता था। एक अनुमान के तौर पर वहां के ठिकानेदार कह देते थे कि तुम्हें है जो इतनी फसल का है जो इतना कर देना है, चाहे बाद में उनके वहां पर किसी भी मानसूनी समस्या के कारण, ओलावृष्टि के कारण, अतिवृष्टि के कारण, चाहे उनकी फसल खराब हो जाओ, उनके पास चाहे कुछ भी न हो, पैदावार बिल्कुल भी न हो, लेकिन वहां के ठिकानेदारों को तो वहां पर उन्हें कर देना ही होता था, जिससे किसान सबसे ज्यादा परेशान थे। अब दोस्तों अगले कर के बारे में बात कर लेते हैं। अगला कर है आपका सूटा बाटी कर। तो ये सूटा बाटी कर क्या होता है, ये दोस्तों सूटा बाटी कर होता है पशु जो किसान है अपने जो किसी भी खेत के कार्य के लिए या फिर दूध के लिए
पशुओं का जब पालन करते थे, गाय भैंस बकरी, तो उनका भी उनके ऊपर कर लगाया जाता था, उसे कहा जाता था सूटा बाटी कर। और दोस्तों अगला है आपका बिजोलिया किसान आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कर जो वहीं पर लागू किया गया था, वो है चौरी कर। तो ये दोस्तों चौरी कर क्या होता है कि जब भी कोई किसान है अपनी लड़की की शादी करता है तो प्रति लड़की के विवाह पर वहां पर चौरी कर भी लगाया जाता था। तो इससे भी किसान है जो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और दोस्तों इसके अलावा भी मैं बात करूं कि वहां पर उनके ऊपर तलवार बंधाई का कर भी लगाया जाता था। अब होता क्या था कि ये जो तलवार बंधाई का कर है ये उन्हें देना पड़ता था। जो वहां के ठिकानेदार होते थे, ठिकानेदारों को अपने से बड़े शासक होते थे, जैसे कि बिजोलिया का जो ठिकानेदार था वो वहां के किसानों से वो तलवार बंधाई का कर लेता था। और ये तलवार बंधाई का कर है जो अपने से ऊपर के अधिकारी जैसे पॉलिटिकल एजेंट हो गए, अंग्रेज अधिकारियों को वो देना पड़ता था। तो अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा कहा जाता था कि आप है जो अपने से छोटे जो ठिकानेदार है, कोई भी अगर गद्दी पर बैठे तो उनसे है जो तलवार बंधाई का कर लो, यानी कि पद पर वहां पर विराजमान होने का आप है जो तलवार बंधाई का कर लो। लेकिन वहां पर बिजोलिया के अंदर जो शासक आए दोस्तों, उन्होंने अपनी तरफ से जो कर देना था वो भी किसानों के ऊपर थोप दिया कि आप ही दो उनको कर। तो इस कारण से भी है जो वहां के किसान बेचारे बेहाल हो गए, उनके पास बिल्कुल भी पैदावार नहीं होती थी। जो होती थी आपको मैं कहूं कि वहां पर देखिए उनकी 100 रुपए अगर उनकी आमदनी होती थी तो उन्हें है जो लगभग 90 रुपए है जो किसी न किसी कर के द्वारा उन्हें है जो वहां के ठिकानेदारों को देना पड़ता था। उनके पास मात्र 10% या फिर 10 पैसे ही उनके रुपए उनके पास बचते थे और उनसे अपना पूरा घर उनको चलाना पड़ता था। तो आप सभी समझ सकते हैं कि उनकी हालत कितनी दयनीय थी। अगर कुछ और करों की बात करूं तो आपको वाकई में हंसी आएगी इन करों को सुनकर। देखिए जैसा क्या हो गया आपका चूड़ा लाग। तो ये चूड़ा लाग क्या होता है कि वहां की जो ठिकानेदार होते थे उनकी जो महारानियां होती थी वो जब भी अगर कोई नई चूड़ियां पहनती थी, नया चूड़ा पहनती थी, तो उसका कर भी वहां के किसानों को देना पड़ता था। अगर बात करें कंवर कलेजा कर, तो ये क्या होता है दोस्तों, कंवर कलेवा जो कर है ये क्या होता है, वहां के जो ठिकानेदार होते थे अपनी जेब खर्ची के लिए भी किसानों से कर लिया करते थे। और अगर बात करें जाजम कर के बारे में दोस्तों, तो जाजम कर क्या होता है, हवेलियों के अंदर नई चाट जो कालीन बिछाई जाती थी, लगाई जाती थी, उसका कर भी किसानों को देना पड़ता था। बात करें अगर राली बाग की कर की, या फिर राली बाग को है जो खिचड़ी बाग भी कहा जाता है, खिचड़ी बाकर या फिर राली बाकर, तो ये क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों एक जो ठिकानेदार है उसके नीचे है 50 गांव, 100 गांव, 80 गांव के लगभग होता था। ये जो बिजोलिया है दोस्तों, यहाँ के ठिकानेदार के नीचे है जो 80 गांव थे। और दोस्तों वहां पर कहा गया था वहां के ठिकानेदारों के द्वारा कि हमारी जो सेना है जब कभी उसे है जो किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ या फिर पड़ोसी जिले के साथ अगर कहीं पर भी युद्ध करने जाना होता है, तो जब हमारी सेना जिस भी गांव के पास में अगर उनका ठहराव हो तो वहां पर उसी गांव को उस सेना के खाने पीने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसे कहा जाता था दोस्तों राली बाकर। इस प्रकार के 84 कर है जो किसानों के ऊपर लगाए गए थे और इन्हीं करों से परेशान होकर वहां के किसानों ने आंदोलन शुरू किया था। तो देखिए दोस्तों बिल्कुल आज की इस क्लास में देखिए मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से किसान आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों बेगू किसान आंदोलन, उसकी भी हम बात करने वाले हैं। तीसरा आपका बूंदी किसान आंदोलन, बिल्कुल उसकी भी बात करने वाले हैं। दूधवा खारा किसान आंदोलन, इसकी भी हम बात करने वाले हैं। अलवर जो निमुचना का वहां पर हत्याकांड हुआ था दोस्तों, ये भी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों इनके अलावा है जो 3 जनजातीय आंदोलन भी हुए थे। देखिए पहला आपका एकी आंदोलन हुआ था, दूसरा आपका भगत आंदोलन हुआ था और तीसरा आपका मीणा आंदोलन हुआ था। दोस्तों इन सभी आंदोलन के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस क्लास में। सबसे पहले हम बात करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में। अगर बात करें बिजोलिया किसान आंदोलन का
का जनक कौन था? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि साधु सीताराम दास है जो बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक था। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ये कब से शुरू हुआ, तो इसकी तारीख भी, इसकी सन भी आपको याद में रखनी है दोस्तों। इसकी 1897 ईस्वी से लेकर 1941 ईस्वी तक ये बिजोलिया किसान आंदोलन चला था। बिल्कुल पूरी तरह पूरी जानकारी के साथ आपको आज यहां पर समझाया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये जो दोस्तों आपका बिजोलिया है जो वर्तमान में कहां पर पड़ता है, ये आता है राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के अंदर, जो आपको स्क्रीन पर यहां पर दिखाई दे रहा होगा। और ये जो बिजोलिया है ये मेवाड़ के ए श्रेणी का ठिकाना था। मेवाड़ के अंदर उस समय 17 ठिकाने थे, उसमें से ए श्रेणी का ठिकाना था वहां का बिजोलिया। और दोस्तों आपको बता दें कि राणा सांगा ने ये जो बिजोलिया वाला ये क्षेत्र है, ये खानवा के युद्ध में जब वो युद्ध कर रहे थे तो उनकी सहायता के लिए एक वहां के शासक गए जिनका नाम था अशोक परमार। तो इस बात से खुश होकर महाराणा सांगा ने है जो ये बिजोलिया का जो क्षेत्र है, देखिए बिजोलिया से लेकर चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ के बीच का जो ऊपरमाल का पठार है, ये महाराणा सांगा ने खुश होकर किसको दे दिया? अशोक परमार को दे दिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये क्षेत्र किसका था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि बिजोलिया के अंदर सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोग रहते हैं। और इसी बिजोलिया के अंदर है वहां के ठिकानेदारों के द्वारा 84 कर लगाए गए थे। और दोस्तों अब एक घटना घटित होती है 1897 के अंदर। अब ये घटना क्या है दोस्तों, वहां पर गिरधारीपुरा गांव के अंदर गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो जाती है। तो वहां पर मृत्यु होने के बाद धाकड़ जाति के थे, तो वहां पर आपको ये भी पता होगा कि पहले है जो अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो पूरे गांव के गांव वहां पर भोजन करते थे। और इसे कहते हैं दोस्तों कुप्रथा, जो वर्तमान में कहते हैं कि मृत्यु भोज अच्छा नहीं है, क्योंकि इससे है जो खुशी के द्वारा नहीं खुआया जाता है ये भोजन, ये आंसुओं से भरा हुआ ये भोजन होता है। बिल्कुल इसे देखिए खाना गलत बताया गया है। चलिए बात कर लेते हैं कि वहां पर 1897 के अंदर गंगाराम के पिता की मृत्यु हो जाती है। और वहीं पर धाकड़ जाति के सभी लोग इकट्ठा होते हैं और एक समिति बनाते हैं और चर्चा करते हैं इन करों के बारे में, वहां के ठिकानेदार के बारे में कि यार हमारे ऊपर तो जबरदस्ती इतने प्रकार के कर है जो थोप दिए गए हैं, अब तो जीना भी मुश्किल हो रहा है, 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही है। तो वहीं पर दोस्तों वहां पर समिति बनाई जाती है वहां के साधु सीताराम दास के द्वारा, जो आपको पता होगा बिजोलिया किसान आंदोलन का उसे जनक माना जाता है। उसके नेतृत्व में वहां पर समिति बनाई जाती है और निर्णय लिया जाता है कि यहाँ का जो ठिकानेदार है, ठिकानेदार कौन था दोस्तों? कृष्ण सिंह वहां का ठिकानेदार था। और इसी कृष्ण सिंह की क्या करनी चाहिए? मेवाड़ के महाराणा को शिकायत करनी चाहिए, उनसे है जो कहना चाहिए कि साहब ये जो कृष्ण सिंह है ये है जो बहुत ज्यादा हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हमारे ऊपर ये कर लगा रहे हैं, आप है जो कुछ करें। तो दोस्तों वहीं पर उस समिति में से 2 व्यक्तियों को चुना जाता है, जिनमें से एक होते हैं ठाकुर जी और एक होते हैं आपके नान जी। इन 2 व्यक्तियों को है जो साधु सीताराम दास के नेतृत्व में चुना जाता है और कहा जाता है आप मेवाड़ जाएं। और मेवाड़ के जो महाराणा, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। तो ये भी आपको देखिए, तो ये है जो 2 व्यक्ति बिजोलिया से है जो मेवाड़ के लिए रवाना होते हैं, मेवाड़ में उदयपुर के लिए रवाना होते हैं। जो वहां का जो महाराणा था वो कहां पर रहता था? मेवाड़ का महाराणा रहता था उदयपुर के अंदर। तो ये वहां पर जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये उनसे मिल नहीं पाते हैं। और ये जब वापस आने लगते हैं, कृष्ण सिंह को जब पता चला कि मेरी शिकायत है जो मेवाड़ करने के लिए गए थे ये किसान, तो उन्होंने क्या किया कि वो जो 2 किसान गए हुए थे उन्हें बिजोलिया के अंदर प्रवेश करने से मना कर दिया कि तुम है जो बिजोलिया के अंदर प्रवेश मत करना। और इसी बात से देखिए वो कृष्ण सिंह है जो शिकायत से नाराज होकर
कि आपने मेरी शिकायत करनी चाहिए, उन्होंने किसानों के ऊपर एक कर और थोप दिया और उसी कर का नाम था दोस्तों चौरी कर। और चौरी कर के बारे में हमने चर्चा कर ली है कि जब भी किसान है जो अपनी पुत्री की शादी करता था तो उसी प्रति शादी पर है जो चौरी कर लगाया जाता था। 5 रुपए चौरी कर होता था। बिल्कुल हंसी आ रही होगी कि आपको सिर्फ 5 रुपए, अरे आज के 15,000 रुपए के बराबर होते थे 5 रुपए। वहां पर एक कर भी होता था जो दोस्तों जहां पर उसे कहा जाता था बकरा लाख। तो ये बकरा लाख क्या होता था दोस्तों कि वहां का जो ठिकानेदार होता था उनके खाने के लिए है जो प्रत्येक वहां के घर को एक बकरा देना पड़ता था। अगर एक बकरा वो नहीं दे पाते थे तो उन्हें 2 रुपए देने होते थे। तो अब देखिए सोच लो कि आप यार 2 ही रुपए, लेकिन एक बकरे के मोल के होते थे 2 रुपए। और आज अगर एक बकरे के मोल की बात करें तो दोस्तों 7 से 8 हजार रुपए होते हैं। तो समझ लीजिए आप कि 2 रुपए 7-8 हजार के बराबर होते हैं, तो लगभग 15,000 होते थे 5 रुपए उस समय के, समझ लीजिए। तो देखिए अब इस बात से है जो किसान बिल्कुल घबरा गए और उन्होंने घोर विरोध किया इस बात का साधु सीताराम दास के नेतृत्व में। और फिर वहां के शासक को ये कर वापस लेना पड़ा। लेकिन उन्होंने जो 1903 के अंदर है ये कर है जो उनके ऊपर थोप दिया था। तो याद रखिएगा चौरी कर है जो किसके द्वारा लगाया गया था, जो बिजोलिया का ठिकानेदार था कृष्ण सिंह के द्वारा, और सन 1903 के अंदर लगाया गया था। बिल्कुल याद रखिएगा। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि वहां का एक शासक आता है, उनके बाद बात है 1906 की। वहां पर एक शासक आता है जिसका नाम होता है पृथ्वी सिंह। तो अब ये पृथ्वी सिंह क्या करता है दोस्तों कि जो वहाँ की रियासतें होती थी, वहाँ के जो रियासतों के अधिकारी होते थे वो अपने से छोटे ठिकानेदारों से कहते थे कि वो यहाँ पर इस ठिकानेदार का जो भी यहाँ पर इस पदवी पर बैठने वाला है उसे तलवार कर देना होगा। लेकिन वहाँ पर पृथ्वी सिंह के आने के बाद पृथ्वी सिंह ने क्या किया कि अपने ऊपर जो लगता था कर, तलवार बंदाई कर, वहाँ पर उस पदवी पर बैठने का कर, उन्होंने वो भी किसानों के ऊपर थोप दिया, किसानों को ही देना होगा। तो ये बात भी देखिए, इस बात से भी किसान क्या हुए, वो नाराज हुए, परेशान हुए। 2 वक्त की रोटी भी मिलना उनको मुश्किल हो गया था, इतने उनके ऊपर कर थोप दिए गए। और इसी से है जो बिजोलिया किसान आंदोलन शुरू हुआ। अब देखिए क्या होता है इस किसान आंदोलन के अंदर। अब क्या होता है कि वहां पर देखिए दोस्तों एक शासक और आता है जिसका नाम होता है केसरी सिंह। तो इस केसरी सिंह के द्वारा दोस्तों क्या किया जाता है कि ये प्रथम विश्व युद्ध की समय की बात है और इसी केसरी सिंह के द्वारा वहां के किसानों से ब्रिटेन की सहायता के लिए कर वसूल किया जाता है। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की बात है, ब्रिटेन की आर्थिक सहायता के लिए राजस्थान में केसरी सिंह है जो अपने ही किसानों से है जो क्या करते हैं, कर वसूल करते हैं और वहां पर ब्रिटेन की सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए वहां पर ये धन इकट्ठा करके वहां पर भेजते हैं। तो इस बात से भी देखिए लोग हैं जो बिल्कुल देखिए घबरा गए कि अब क्या करें, क्योंकि उन्हें 2 वक्त की रोटी ही दोस्तों नसीब नहीं हो रही थी और इतने सारे उनके ऊपर कर लगाए जा रहे थे। तो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं थी। और इसी बात का है जो वहां पर साधु सीताराम दास ने, फतेह चारण ने और ब्रह्मदेव ने वाकई में काफी उनका विरोध किया और इसी विरोध से कुछ नहीं बना। तो वहां पर साधु सीताराम दास ने है जो एक व्यक्ति जिनका नाम है दोस्तों विजय सिंह पथिक, उन्हें कहा कि आप हमारा कुछ मार्गदर्शन करें। आपको बता दें कि भारत के अगर हम किसान आंदोलन के बारे में बात करें तो उनका जनक किसे कहा जाता है, विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पर राजस्थान में बिजोलिया के जनक की तो यहाँ पर कहा जाता है साधु सीताराम दास को। तो साधु सीताराम दास के कहने पर किसे, विजय सिंह पथिक को, कि आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारी वाकई में स्थिति है जो बहुत दयनीय है। तो उनके कहने पर है जो विजय सिंह पथिक का इस किसान आंदोलन के अंदर आगमन होता है, सम्मिलित हो जाते हैं। और ये बात है दोस्तों आपकी 1916 की। 1916 में विजय सिंह पथिक है जो बिजोलिया आंदोलन में सम्मिलित हो गए। अब दोस्तों आगे क्या होता है कि इनकी बात कर लेते हैं हम थोड़ी पहले विजय सिंह पथिक की। इनका मूल नाम क्या होता है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम होता है भूप सिंह। अब ये रहने वाले कहाँ के थे, इनका गांव कौन सा था, तो इनका दोस्तों जन्म स्थान है जो आपका गुठवाल गांव
बुलंदशहर यूपी का है। गुठवाल गांव बुलंदशहर यूपी के ये रहने वाले हैं। कौन? विजय सिंह पथिक, याद रखिएगा यूपी के रहने वाले हैं। और इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना पूर्ण सहयोग दिया। और क्या हुआ दोस्तों, एक बार आपको क्वेश्चन में इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विजय सिंह पथिक को है जो किस जेल के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तो इन्हें है जो टोटगढ़ जेल, जो आपकी कहां पर है दोस्तों, टोटगढ़। आपको ये भी बता दें, टोटगढ़ जो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा एकमात्र वो दुर्ग बनाया गया है, वहां पर है जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें कैद किया गया था। और इसकी भी एक बात बता दूं आपकी कि वहीं उसी जेल से है जो ये आपके विजय सिंह पथिक भाग गए थे और चित्तौड़गढ़ के अंदर है जो ये शिक्षा का काम करने लगे, वहां पर बच्चों को पढ़ाने लगे। और वहीं से इनकी मुलाकात है जो साधु सीताराम दास से हुई। और उन्हीं के कहने पर ये 1916 में है जो बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित हो गए। और अब दोस्तों क्या होता है कि वहां पर ये 1917 के अंदर उपमाल पंच बोर्ड का भी वहां पर स्थापित करते हैं। उपमाल पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं। कब करते हैं? 1917 ईस्वी के अंदर। और उसका सरपंच बनाया जाता है आपका मन्ना पटेल को। यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उपमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो ये आपको बताना है 1917 के अंदर। इसका सरपंच कौन था? मन्ना पटेल, जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी मैंने आपसे कहा कि ये जो विजय सिंह पथिक है कहाँ के हैं? ये विजय सिंह पथिक यूपी के हैं। और वहीं यूपी में इनका एक मित्र था जिनका नाम था दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। क्या नाम था? गणेश शंकर उसका नाम था। और इन्हीं विजय सिंह पथिक ने क्या किया, इस बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व दिलाने के लिए अपने दोस्त को वहां पर संपर्क किया कि यार तू एक मेरी सहायता कर। अब वो क्या सहायता करेगा इनकी, वो देखिए। ये जो दोस्तों आपका गणेश शंकर विद्यार्थी है, ये एक समाचार पत्र का प्रकाशन करते थे जिनका नाम था प्रताप। किसका नाम था? समाचार पत्र का नाम था प्रताप। तो विजय सिंह पथिक ने कहा कि तुम है जो अपने समाचार पत्र के अंदर बिजोलिया जो ये किसान आंदोलन है इसका एक लेख लिखो और इसे राष्ट्रीय महत्व दिलवाओ, सभी तक जन जन तक ये सूचना है जो पहुंचाओ। और इसी बात को है जो विजय सिंह पथिक के कहने पर गणेश शंकर विद्यार्थी है जो अपने समाचार पत्र में लिखते हैं और इसे राष्ट्रीय महत्व दिलाते हैं। तो ये बात भी आप है जो याद रखिएगा कि किस पहले समाचार पत्र के अंदर ये बिजोलिया का आंदोलन है जो इसके बारे में सूचना दी गई थी। तो ये है दोस्तों आपका प्रताप। और किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा, जो कि विजय सिंह पथिक के मित्र थे कानपुर से। तो चलिए दोस्तों अब आगे बात कर लेते हैं। 1917 की हमने बात कर ली, 1916 की बात कर ली। 1916 में विजय सिंह पथिक का है जो इस आंदोलन में है जो सम्मिलित होना होता है। 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना होती है। और अब अगर बात करें हम 1919 की, तो दोस्तों 1919 के अंदर है जो मेवाड़ सरकार ने बिंदुलाल भट्टाचार्य को इसकी स्थिति जांचने के लिए है जो बिजोलिया भेजा। क्योंकि आपको पता है कि जो कानपुर का जो समाचार पत्र था इसके कारण ये पूरे सारे देश के अंदर ये सूचना फैल चुकी थी कि बिजोलिया के अंदर ये स्थिति है। तो इसकी की जांच के लिए मेवाड़ सरकार ने क्या किया, बिंदुलाल भट्टाचार्य को बिजोलिया की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजा कि तुम वहां की वाकई में स्थिति क्या है वो वहां की रिपोर्ट बनाकर लाओ। और बिंदुलाल भट्टाचार्य ने दोस्तों वहां पर पाया कि जो यहाँ के किसान है वाकई में इनकी स्थिति है जो काफी दयनीय है। लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया। तो अब दोस्तों आगे क्या होता है कि ये जो आपके विजय सिंह पथिक है ये राजस्थान से भीलवाड़ा से जाते हैं महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र क्यों जाते हैं? ये जाते हैं वहां पर महात्मा गांधी से मिलने के लिए। और उन्हें कहते हैं कि बिजोलिया के अंदर किसानों की हालत है जो बहुत बुरी है, वहां पर उनके ऊपर है जो बहुत प्रकार के कर लगाए जाते हैं।
तो आप है जो देखिए हमारा मार्गदर्शन करिए, हम क्या करें। तो वहां पर जो गांधी जी के अगर हम कहे पर्सनल जो असिस्टेंट थे महादेव देसाई, गांधी जी ने उन्हें भेजा बिजोलिया की स्थिति जांचने के लिए। महादेव देसाई है जो बिजोलिया में आए, वहां की स्थिति उन्होंने भी देखी। अब दोस्तों जब वो महाराष्ट्र गए हुए हैं, वर्धा गए हुए हैं, तो वहां पर 1919 के अंदर देखिए क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो 1919 में वहां पर विजय सिंह पथिक ने है जो राजस्थान सेवा संघ की भी स्थापना की। कहां पर की? वर्धा के अंदर, जो महाराष्ट्र के अंदर वो गए हुए हैं, वहां पर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना है जो 1919 के अंदर की गई। और वहीं से जो विजय सिंह पथिक ने एक समाचार पत्र निकालने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन आर्थिक समस्या होने के कारण वो दोस्तों अपना समाचार पत्र नहीं निकाल पाए। तो उनकी आर्थिक सहायता करने के लिए दोस्तों किसने सहयोग दिया? जमना लाल बजाज ने है जो उनकी आर्थिक सहायता की, जो वहां का समाचार पत्र निकालने के लिए। और उन्होंने समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था राजस्थान केसरी। बिल्कुल दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, काफी एग्जामों में पूछा जाता है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था विजय सिंह पथिक ने। कहां पर किया था? महाराष्ट्र के वर्धा के अंदर इसका प्रकाशन किया गया था। आर्थिक स्थिति, इसकी आर्थिक सहायता किसने की थी? जमना लाल बजाज को। और इसी कारण से है जो जमना लाल बजाज को राजस्थान का भामाशाह भी कहा जाता है। बिल्कुल इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों एक बात होती है, एक घटना होती है, और वो है 1920 की। तो अब 1920 में क्या होता है कि देखिए विजय सिंह पथिक और जमना लाल बजाज दोनों की आपस में अनबन हो जाती है। और दोनों की आपस में अनबन होने के कारण विजय सिंह पथिक है जो वहां का जो राजस्थान सेवा, वहां का जो संघ बनाया था, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर राजस्थान सेवा संघ, और उसे क्या करते हैं? महाराष्ट्र से राजस्थान स्थापित कर देते हैं। और राजस्थान में कहां पर स्थापित करते हैं? अजमेर के अंदर। कब की बात है? 1920 की बात है, याद रखिएगा। 1920 के अंदर विजय सिंह पथिक है जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करते हैं, अजमेर में स्थापित करते हैं। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर इन्होंने स्थापित किया है, तो यहां पर ये एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन करते हैं। तो ये समाचार पत्र का नाम क्या होता है दोस्तों? समाचार पत्र का नाम होता है नवीन राजस्थान। और इसी नाम को लेकर देखिए सरकार ने क्या किया, इनके इस नवीन राजस्थान पर रोक लगा दी कि कौन सा नवीन राजस्थान? तुम्हारे कहने पर होता है क्या? क्या तुम कहोगे वही होगा? तो कहने का मतलब ये है कि उनके उस समाचार पत्र पर रोक लगा दी गई। लेकिन विजय सिंह पथिक है जो फिर भी हार नहीं माने। उन्होंने नए नाम से उसी समाचार पत्र को फिर से प्रकाशित किया। और एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि नवीन राजस्थान का नाम बदलकर क्या नाम रखा गया? तो काफी एग्जामों में पूछा गया है, याद रखिएगा। नवीन राजस्थान का नाम बदलकर रखा गया आपका तरुण राजस्थान। और इस समाचार पत्र को उन्होंने प्रकाशित किया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान आपका एक ही समाचार पत्र का नाम था, बस नाम बदला गया था राजस्थान केसरी। ये भी आपको याद रखना है। जो प्रताप समाचार पत्र था, ये विजय सिंह पथिक के कहने पर किसने प्रकाशित किया था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने। बिल्कुल साथियों याद रखना है। अब देखिए एक बात होती है, ये होती है 1922 की, क्योंकि अब है जो इस बात की चर्चा पूरे देश के अंदर फैल गई है। राजस्थान का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, जिसका नाम होता था, जिसके पद का नाम होता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल, उसके ऊपर से दाब पड़ी कि तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे इस राजस्थान के अंदर है जो ऐसी ऐसी घटना हो रही है, तुम जाकर देखो वहां पर कि क्या समस्या है। दोस्तों खुद वहां के जो एजीजी थे रॉबर्ट हॉलैंड, वो खुद दोस्तों यहां पर बिजोलिया के अंदर स्थिति की जानकारी लेने के लिए आए कि वाकई में यहां की स्थिति क्या है। तो रॉबर्ट हॉलैंड है जो यहां पर राजस्थान में आए, किसानों से उन्होंने बातचीत की, और जो दोस्तों किसानों के साथ उन्होंने समझौता किया कि तुम्हारी क्या मांगे हैं।
उन्होंने कहा बस तुम्हारी मांगे है बिल्कुल मान ली जाएगी, तुम्हारे जो ऊपर 84 प्रकार के कर है इन्हें समाप्त करके बस 35 प्रकार के ही आपके ऊपर कर लगाए जाएंगे। किसान इस बात से सहमत हो गए कि ठीक है साहब, इस बात से हम सहमत है। रॉबर्ट हॉलैंड है जो वापिस चले गए, लेकिन वहां के ठिकानेदारों पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा, बस वही की वही हालत वहां पर फिर से है। वहां के ठिकानेदार कहते हैं कि कौन सा रॉबर्ट हॉलैंड, बिल्कुल हम किसी को नहीं जानते, जितना कर है देना पड़ेगा। तो वहां के किसानों की हालत तो वही की वही रह गई। तो फिर दोस्तों क्या होता है कि किसानों की हालत है, किसान है जो ठंडे पड़ जाते हैं, किसानों के अंदर बिल्कुल भी जोश नहीं है। तो बिल्कुल किसानों का जोश जगाने के लिए वहां पर एक गीत गाया जाता है, जिस गीत का नाम होता है दोस्तों पंछीड़ा। अब ये पंछीड़ा गीत है जो किसके द्वारा गाया गया था दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। याद रखिएगा, काफी एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि पंछीड़ा नामक गीत है जो किसके द्वारा गाया गया था, तो ये गाया गया था आपका माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, और किसानों के अंदर जोश जगाने के लिए। और वाकई में किसानों के अंदर फिर से नई ऊर्जा आई और उनके अंदर वाकई में जोश उठा। लेकिन वहां पर एक घटना और घटित हो जाती है, उसकी बात करें दोस्तों तो वहां की अगर बात करें तो जो विजय सिंह है जो आप जानते हैं, तो विजय सिंह का आवागमन है जो 1916 के अंदर इस आंदोलन में हुआ था, और लोगों जो वहां के किसान थे उनका वो नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि विजय सिंह ने वहां पर कहा कि हम एक काम करते हैं कि इस सारी जमीन को सरकार को ही दे देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। और बिल्कुल किसान है जो अपने नेतृत्व के, विजय सिंह के नेतृत्व में उन्होंने मान लिया कि बिल्कुल ये जो कहते हैं हमारे भले के लिए कहते हैं। और बिल्कुल विजय सिंह ने भी बिल्कुल सही सोचा था कि अगर हम ये जमीन ही अगर उन सरकार के हवाले कर देंगे कि हम तो इसकी खेती नहीं करने वाले हैं, तो सरकार खुद घुटने टेक देगी और कहेगी कि आप ऐसा मत करिए, आपकी जो मांगे हैं बताइए, हम पूरी करेंगे। विजय सिंह का सोचना यह था। लेकिन दोस्तों पूरा इसका उल्टा हुआ। क्या हुआ कि जो किसानों ने है जो अपनी जमीन सरकार के हवाले कर दी थी, और सरकार ने उनसे कहा कि आप खेती करो। उन्होंने कहा हम तो नहीं करने वाले हैं, इतने प्रकार के कर है, हमारे क्या बचता है। तो सरकार ने आसपास के दूसरे गांवों के किसानों से कहा कि आप खेती करो, और वो किसान वहां पर खेती करने लग गए। तो दोस्तों बिजोलिया के किसानों की हालत तो गंभीर से गंभीर हो गई। पहले है जो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी तो मिलती थी, लेकिन अब उसके भी वहां पर देखिए रोटी भी उनको मिलनी मुश्किल हो गई थी। तो अब क्या होगा? तो अब है जो दोस्तों ये बात मैं आपको बताऊं कि 1923 की अगर बात करें तो विजय सिंह को है जो जेल उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और विजय सिंह को गिरफ्तार करने के बाद देखिए अब किसानों का जो भरोसा है विजय सिंह पर से उठ चुका है। कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सारी जमीन है जो सरकार के हवाले कर दो, किसानों ने कर दी, उनकी हालत है जो और ज्यादा खराब हो गई। तो किसानों के अंदर देखिए उनके प्रति है जो गुस्सा तो जायज है, तो वो जेल चले गए, फिर वो बाहर छूटकर आए। और बात करें हम 1927 ईस्वी की, तो 1927 ईस्वी में इस जो आपका बिजोलिया जो ये किसान आंदोलन है इसका जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा था दोस्तों, इस व्यक्ति ने है जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन को छोड़ दिया और इससे चले गए। 1927 की बात कर रहे हैं। और 1930 के अंदर जो विजय सिंह ने अपनी एक नई शादी की, एक विधवा स्त्री थी जो पढ़ाने का काम करती थी, उनके साथ उन्होंने शादी की और वो तो चले गए। अब विजय सिंह यहाँ पर चले गए हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 और यहाँ पर लाल आते हैं, यहाँ के जो मैं आपसे कहूं कि वीर सपूत आते हैं जो इस आंदोलन को है तो इसके अंतिम चरण तक वो पहुंचाते हैं। तो बिल्कुल उनकी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों विजय सिंह के जाने के बाद देखिए विजय सिंह है जो चले गए हैं, उनके जाने के बाद आप एक नाम याद करिए जिन्होंने है जो पंछीड़ा नामक गीत गाया था किसानों में जोश जगाने के लिए। कौन थे वो व्यक्ति दोस्तों? उनका नाम था माणिक्यलाल वर्मा। और इन्हीं माणिक्यलाल वर्मा ने क्या किया, एक व्यक्ति को कहा इस बार में कि यार बिजोलिया के अंदर है जो इस प्रकार का आंदोलन चल रहा है, बिल्कुल हालत खराब है,
कोई तो हमारी सहायता करो। तो इस माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर है जो फिर से यहाँ पर जमनालाल बजाज है जो राजस्थान के जिन्हें भामाशाह कहा जाता है, ये जमनालाल बजाज वही है जो महाराष्ट्र के अंदर विजय सिंह पथिक ने है जो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी और वहां पर उन्होंने जो समाचार पत्र निकाला था राजस्थान केसरी, उसके अंदर उन्होंने आर्थिक सहायता की थी। लेकिन उनकी आपस में अनबन होने के कारण विजय सिंह पथिक राजस्थान में अलग से उन्होंने अजमेर के अंदर उस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। विजय सिंह पथिक इससे अलग थे। लेकिन अब माणिक्यलाल वर्मा के कहने पर ये जमनालाल बजाज है जो इस बिजोलिया किसान आंदोलन में सम्मिलित होते हैं और यही बजाज है जो एक अन्य व्यक्ति को भी कहते हैं जिनका नाम होता है हरिभाऊ उपाध्याय। तो दोस्तों इनका नाम है जो आपने काफी ज्यादा सुना होगा। जमनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय इस किसान आंदोलन में आ चुके हैं। और अब दोस्तों क्या होता है कि यह किसान आंदोलन है जो अपने अधिकारों की मांग के लिए नहीं होता है, करों के लिए नहीं होता है, करों से परेशान होकर यह अब आंदोलन नहीं चल रहा है। यह आंदोलन चल रहा है अपनी जमीन प्राप्ति के लिए, क्योंकि विजय सिंह पथिक के कहने पर किसानों ने अपनी सारी जमीन है जो सरकार के हवाले कर दी थी। तो अब यह आंदोलन चलेगा अपनी जमीन पुनः प्राप्ति के लिए। और दोस्तों अब क्या होता है कि अब इसका जो किसान आंदोलन का अंतिम चरण आ चुका है और 1941 की अगर हम बात करें तो 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं टी राघवाचारी। कौन होते हैं? मेवाड़ के प्रधानमंत्री होते हैं टी राघवाचारी। और उन्होंने क्या किया, राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों से, राजस्थान सेवा संघ दोस्तों यह वही राजस्थान सेवा संघ है जिसकी 1919 में स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। हाँ दोस्तों, उसी राजस्थान संघ के सदस्यों के साथ है जो इनकी बातचीत होती है। किनकी? टी राघवाचारी की, जो कि मेवाड़ के प्रधानमंत्री है। और इन राजस्थान सेवा संघ के सदस्यों के बीच और मेवाड़ के प्रधानमंत्री के बीच आपस में समझौता होता है और किसानों की जमीन है जो वापस किसानों को दे दी जाती है, लाग बाग कर है जो कम कर दिए जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ इस राजस्थान के सबसे बड़े किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन होता है और ये लगभग है जो 44 वर्षों तक चला था। तो बिल्कुल दोस्तों सबसे बड़ा किसान आंदोलन है और जितनी भी बातें इस किसान आंदोलन से एग्जामों में पूछी जाती है उस सारी बातों की हमने यहां पर चर्चा की है। आशा करता हूं आपको ये सारी बातें हैं जो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इससे अगला वीडियो हमारा होने वाला है बेगू किसान आंदोलन। जी हां दोस्तों, बेगू किसान आंदोलन, इसके बाद बूंदी किसान आंदोलन और लगभग बेगू बूंदी ये जो आपके किसान आंदोलन है 3 से 4 आपके जो किसान आंदोलन है बस एक ही क्लास में हम कंप्लीट करवा देंगे। इसमें हमारा इतना ज्यादा समय इसी कारण से लगा है कि राजस्थान का क्या दोस्तों पूरे भारत का सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। तो आप समझ सकते हैं कि इतना समय हमने जो इस क्लास में लिया है ये कोई इस क्लास के लिए ज्यादा नहीं है, लेकिन इस क्लास में आशा करता हूं आप इस किसान आंदोलन के बारे में पूरी तरह से परिचित हो गए होंगे और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैं वहां पर कहता हूं आपको कि ये आपके लिए देखिए ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों ये चीजें हैं जो आप सारी यहां पर याद में। तो ये जो आपको बिजोलिया किसान आंदोलन है आशा करता हूं पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और जिन विद्यार्थियों को समझ में आ गया है एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करिएगा। और आप अगर हमारे इस YouTube चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड हम अगले हमारे जो पार्ट आएंगे तो उसका सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आज की इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। तो यही उद्घोष के साथ दोस्तों आपके इस बिजोलिया किसान आंदोलन का समापन हुआ था और इसी के साथ हमारी आज की इस क्लास का समापन होता है। जय हिंद।